Prasit, this will be the last lecture of the establishment of company power. So, in this chapter, what we read about that कि how company stabilized itself in India. ठीक है, भारत में कैसे कंपनी ने अपने आप को स्थापित किया और कहीं ना कहीं आपने ये जाना समझा होगा कि उसमें बहुत बड़ा रोल भारत में जो राजघराने थे, भारत में जो वंश थे, जो भारत कई राज्यों में बटा हुआ था, यूनिटी नहीं थी, उसका फ़ायदा उठाकर इन अंग्रेज़ों ने भारत पर अधिकार किया। हमने साथ साथ जो ट्रेडर्स थे, यूरोप के और भी कई देश ब्रिटिशर्स के अलावा, पुर्तगाल हो गया या फ्रांस हो गया, उनके बीच जिस तरीके की लड़ाइयाँ लगी रहती थी उनके बारे में पढ़ा। हमने डायरेक्ट वॉरफेयर के बारे में पढ़ा कि डायरेक्ट वॉर लड़के युद्धों के ज़रिए कैसे अंग्रेज़ों ने अपना आधिपत्य और मजबूत किया। बैटल ऑफ प्लासी पढ़ा, बैटल ऑफ बक्सर पढ़ा, ठीक है, और साथ ही साथ एंग्लो मराठा वॉर भी पढ़ा और एंग्लो सिख वॉर भी हमने इस पर भी नज़र डाली। सो दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया इन 1805। आप देख सकते हो, नीचे देखिए जहाँ लेजेंड लिखा हुआ है, और जितने भी येलो कलर की आप टेरिटरी देख रहे हो सब ब्रिटिश टेरिटरी हो गई है। बाकी जो हल्की स्काई ब्लू कलर है वो मराठा टेरिटरी है, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, उसके बारे में जाना कि किस तरीके से जो ब्रिटेन के अधिकारी थे वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैसा रूल निकाला कि भाई हमने इसमें क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि 1773 में सब्सिडरी अलायंस, अब इम्पॉर्टेंट है तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि 1773 में क्या हुआ कि जो वॉरेन हेस्टिंग था वॉज सेंट टू इंडिया, उसे भारत भेजा गया रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। With the backing of the British government, new strategic methods were devised to bring different parts of India under their control। और कई ऐसे उसने स्ट्रेटजी बनाई जिसके तहत भारत के कई राज्यों को अपने साथ अंग्रेज़ी साम्राज्य में विलय कराया। वन ऑफ दीज वॉज द स्ट्रेटजी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। इनमें से ही एक स्ट्रेटजी थी सब्सिडरी अलायंस की, अडॉप्टेड बाय रिचर्ड वेलेसी, ठीक है, जो गवर्नर जनरल था ऑफ इंडिया, भारत का, बिटवीन 1798 एंड 1805। So under the subsidiary alliance, Indian rulers who accepted the system had to maintain British troops in their states. If they were unable to do so, their territory was ceded to British. Look here, to British, to troops. The troops in turn would protect the ruler against attacks from other states and internal disturbance. तो देखिए हमने इसमें क्या पढ़ा था कि रूलर्स को क्या करना पड़ता था, ब्रिटिश की जो सेना थी, ब्रिटिश के जो सैनिक थे, उनके जो ट्रूप्स थे, उनको अपने राज्यों में शरण देनी पड़ती थी और उसके बदले ब्रिटिशर्स वादा करते थे कि वो पड़ोसियों के अटैक से उनकी रक्षा करेंगे, ठीक है, उन दूसरे रूलर्स के अटैक से उनकी रक्षा करेंगे, कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं होने देंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा चुका हूँ मैं। The Indian rulers on their part could not fight wars, sign treaties or maintain diplomatic relations with other Indian states and foreign powers without the consent of the British। जो भारतीय रूलर्स थे on their part could not fight wars, वो लड़ाइयाँ नहीं लड़ सकते थे। साइन ट्रीटीज़ मतलब बिना जो ब्रिटिश जो ऑफिशियल्स थे उनकी इजाज़त के बिना वो लड़ाइयाँ भी नहीं लड़ सकते थे। लड़ाइयाँ तो छोड़िए, दूसरे राज्यों के साथ राजनैतिक संबंध, डिप्लोमेटिक रिलेशन भी नहीं रख सकते थे विद अदर इंडियन स्टेट्स, ठीक है। फॉरेन पावर्स के साथ किसी प्रकार का विचार विमर्श नहीं कर सकते थे, कोई दूसरे लोगों के साथ ट्रेडिंग अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते थे। तो बहुत सी बंदिशें लगी थी इस सब्सिडरी अलायंस के अंतर्गत। A British officer called a resident was stationed at the court of the ruler। इसके साथ साथ क्या किया गया, एक ब्रिटिश अधिकारी को राजा के कोर्ट में इन्होंने क्या किया, नियुक्त किया, ठीक है। एक राजा का जो दरबार होता था उसमें इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश अधिकारी को नियुक्त किया।
आगे देखिए क्या हुआ। सो सम ऑफ द स्टेट्स दैट जॉइंट दिस अलायंस वर अवध एंड हैदराबाद, द मराठा स्टेट्स, मोस्ट ऑफ द राजपूत स्टेट्स, कोचिन, ट्रेवनकोर एंड मैसूर. The British benefited from such an alliance as they could maintain a large army at the expense of the local rulers. Though the Indian rulers gained security, they lost their independence. Also, maintaining the British troops proved to be a huge drain on the state's resources, forcing the rulers to increase taxes. As a result, they were unable to administer the state effectively. सो व्हाट वाज द प्रॉब्लम कि रूलर्स तैयार तो हो गए, ये रूलर्स मान गए, अलायंस इन्होंने किया ब्रिटेन की ब्रिटिशर्स के साथ, बट प्रॉब्लम वाज दैट कि उनकी आर्मी को मेंटेन करने के लिए बहुत ह्यूज एक्सपेंचर होता था, खर्चा होता था, ज़्यादा खर्चा होता था, तो भाई पैसा कहाँ से आएगा। उन्होंने अपने ही लोगों पर क्या किया, ज़्यादा टैक्स लगाना शुरू कर दिया। महंगाई एक तरह से कितनी चरम सीमा पर होगी समझिए, तो उन्होंने ज़्यादा टैक्स लगाना शुरू कर दिया। अब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भाई खर्चे और भी तो होते हैं, किसी राज्य को चलाने के लिए कुएं बनवाने पड़ते हैं, सड़कें बनवानी पड़ती हैं, व्यापारिक सुविधाएं देखनी पड़ती हैं, लेकिन जब पैसा बचेगा ही नहीं तो ये सब कैसे देखा जाएगा। तो सारा पैसा तो ब्रिटिशर्स की सेना को मेंटेन करने में लग जाता था। तो लोगों को सिक्योरिटी तो मिली, इंडियन रूलर्स को सिक्योरिटी मिली, सुरक्षा मिली, बट उनका इंडिपेंडेंस, उनकी जो आज़ादी थी वो पूरी तरह से एक तरह से छीन ली गई। ठीक है। नाउ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या है? वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश टू एक्सपेंड देयर एम्पायर इन इंडिया was the doctrine of lapse. The policy was devised by Governor General Dalhousie. तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं किसी गवर्नर जनरल का नाम लेता हूँ ना, उसे अपनी बुक में निशान लगा लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज़ अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश, जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रोवर्शियल पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स के द्वारा जो अडॉप्ट की गई थी, वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी। द पॉलिसी वॉज डिवाइज्ड बाय गवर्नर जनरल डलहौजी। ये पॉलिसी कौन लेके आया? गवर्नर जनरल डलहौजी लेके आया। ठीक है। इन इंडिया ट्रेडिशनली व्हेन अ रूलर पास्ड अवे द किंगडम पास डाउन टू हिज और हर हायर। हायर मीन्स क्या होता है? उत्तराधिकारी। कि भारत में अगर कोई भी रूलर मर जाता था तो उसका जो उत्तराधिकारी होता था उसको शासन मिल जाता था, वो राजा बन जाता था। If there was no natural heir to the throne, it was an accepted practice to adopt one. कि अगर कोई नेचुरल हायर विरासत नहीं होता था, मतलब राजा की अगर कोई संतान नहीं होती थी तो वो किसी को अडॉप्ट कर लेता था और घोषित कर देता था उसे युवराज। तो विद द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हाउएवर, अडॉप्टेड हायर्स वर नो लॉन्गर रिकॉग्नाइज्ड बाय द ब्रिटिश ऑफ राइटफुल सक्सेसर। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या हुआ कि जो अडॉप्टेड हायर्स थे उसके अंतर्गत ऐसा रूल बना कि वो लोग जो अडॉप्टेड हैं, वो बच्चे जो अडॉप्टेड हैं उनको उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा, उनको वंशज नहीं माना जाएगा, उनको राजा नहीं बनने दिया जाएगा। सो व्हेन द रूलर ऑफ अ सब्सिडरी स्टेट डाइड विदाउट अ नेचुरल हायर, द ब्रिटिश एनेक्स्ड द टेरिटरी। कि जब भी कोई सब्सिडरी स्टेट का जिसने अलायंस कर रखा होता था ब्रिटिश के साथ, अगर वहाँ का रूलर मर जाता था, उसकी डेथ हो जाती थी, तो ब्रिटिशर्स ऑटोमेटिकली उसकी टेरिटरी पर अपना कब्जा कर लेते थे। सम ऑफ द टेरिटरीज एनेक्स्ड थ्रू द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स व सतारा, नागपुर एंड झांसी। ऐसी कई टेरिटरीज़ जो इन्होंने एनेक्स की, अपने अधिकार में ली, वो कौन सी थी? सतारा, तुम्हारा नागपुर हो गया, झांसी हो गया। दीज वर द टेरिटरीज विच ब्रिटिशर्स एनेक्स्ड। ओके। सो एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी। सो एज टेरिटरीज अंडर ब्रिटिश कंट्रोल इंक्रीज्ड, द ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंड इट इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट टू मैनेज दैम। कि जब भारत की टेरिटरीज़ बढ़ती चली गई, एज टेरिटरीज अंडर ब्रिटिश कंट्रोल इंक्रीज्ड, द ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंड इट इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट टू मैनेज दैम। ईस्ट इंडिया कंपनी उन्हें मैनेज नहीं कर पा रही थी, उससे मुश्किलें हो रही थी। सो विद द गाइडेंस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट,
certain administrative policies were adopted which had to maintain aims, maintaining and strengthening their hold in India and maximizing profits. तो भाई क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने गाइड करना शुरू किया, ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ लाए जिनका केवल दो ही एम थे। वो दो एम क्या थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निशान लगाइए। वो दो एम थे, मेंटेनिंग एंड स्ट्रेंथिंग देयर होल्ड इन इंडिया, भारत में जो मेंटेन करना, उसको मजबूत करना, और भारत की जो पकड़ है और उसके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, तो ये मुख्य एम था उनका। तो अकॉर्डिंगली 4 एजेंसीज वर क्रिएटेड, द सिविल सर्विसेज, द आर्मी, द पुलिस एंड जुडिशरी। तो इसके अकॉर्डिंगली, इसके अनुसार 4 एजेंसी बनाई गई। कौन सी? द सिविल सर्विसेज, द आर्मी, द पुलिस एंड द जुडिशरी। तो यहाँ पे देखिए, द एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सिविल सर्विसेज की अगर मैं बात करूँ तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1786 टू 1792, इन्होंने सिविल सर्विसेज का फॉर्मेशन किया, फाउंडेड किया। ही फाउंडेड सिविल सर्विसेज। भारत में सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स होने लगे। इंडियन सिविल सर्वेंट्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर, रेवेन्यू, एडमिनिस्ट्रेशन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। यही सिविल जो सर्विसेज के जो सर्वेंट्स थे, यही जो लोग थे जो सिविल सर्विसेज ज्वाइन करते थे, ये भारत में एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में मदद करते थे, रेवेन्यू कलेक्शन वगैरह में मदद करते थे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में मदद करते थे। द ICS हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द स्टील फ्रेम ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर for its vital role in sustaining the empire for a long time। मतलब जो इंडियन सिविल सर्विसेज है, इसको भारत में ब्रिटिश एम्पायर का स्टील फ्रेम माना गया, क्योंकि इसमें भारत से ही लोग जो है बड़े अधिकारी बनते थे और ब्रिटिशर्स की हेल्प होती थी एडमिनिस्ट्रेशन संभालने में। एट फर्स्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द ICS वर ब्रिटिश। शुरुआत में तो सारे मेंबर्स ब्रिटिशर्स थे। बाद में क्या हुआ, चार्टर आया 1853 का, अलाउड इंडियंस टू ज्वाइन। 1853 के चार्टर के बाद भारतीय लोग भी सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर सकते थे थ्रू एन ओपन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जैसे कि आज एग्जामिनेशंस होते हैं, उस समय भी ओपन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते थे और वो लोग सिविल सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते थे। जैसा कि मैंने आपको सिविल सर्विसेज के बारे में बता दिया कि भाई 1853 से सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स होना चालू हुए थे। नाउ आर्मी, तो आर्मी का एक पॉइंट है, ये देखो 4 स्तंभ दिख रहे हैं, ठीक है, 4 कॉलम दिख रहे हैं आपको। तो द आर्मी वॉज इंटीग्रल टू द कंसोलिडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया एंड डिफेंडिंग द एम्पायर फ्रॉम वाइटल इम्पीरियल फोर्सेस। आर्मी भी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि बाहरी जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो भी भारत पर अधिकार करना चाहते थे, वो भी भारत पर अपना कब्जा करना चाहते थे, तो उनसे लड़ने के लिए, डिफेंड करने के लिए। द ब्रिटिश आर्मी कंसिस्टेड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर और सिपाहीज। बहुत बड़ी मात्रा में भारतीय सोल्जर्स, सिपाही ब्रिटिश आर्मी में थे। However, the commanding officers were mostly British. The Sipahis lived in a cantonments and were given a regular salary by the British so that they remained loyal to the empire. जो सिपाही थे, जो अधिकतर अधिकारी थे, वो तो ब्रिटिशर्स ही थे, लेकिन सिपाहियों में बहुत बड़ी तादाद इंडियंस की थी। उनको रेगुलर सैलरी मिलती थी और रहने को मिलता था, जिससे कि वो लॉयल बने रहते थे किसके, ब्रिटिशर्स के। The British created the police. The British created the police department to enforce law and order and prevent crime. Each district was divided into police jurisdictions called stations और थानाज। मतलब स्टेशंस और थानाज बनाया गया, थाना वगैरह बनाया गया, जिन्हें आज पुलिस स्टेशन आप कहते हो ना। तो ये सब क्या था, ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड। हर डिस्ट्रिक्ट को पुलिस के अधिकार क्षेत्र में, जैसे बर्रा का मामला कोई होगा, बर्रा थाना देखेगा, ठीक है, किदवई नगर का मामला होगा, किदवई नगर थाना देखेगा। ऐसे ही ज्यूरिडिक्शन मतलब होता है अधिकार क्षेत्र। हर पुलिस थाने का अपना अधिकार क्षेत्र था। इस प्रकार से उसे डिवाइड कर दिया गया, हर इलाके को, हर डिस्ट्रिक्ट को। और हर थाने में एक जो हेड होता था उसे दरोगा बना देते थे, या फिर जो दरोगा होता था या फिर जो हेड कांस्टेबल होता था उस थाने का हेड होता था। हु टर्न रिपोर्टेड टू द सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को रिपोर्ट करता था। द सुप्रिटेंडेंट रिपोर्टेड टू अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और जो सुप्रिटेंडेंट होता था वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करता था।
द पुलिस प्लेड अ वाइटल रोल इन फोर्सिंग द इंडियंस इनटू ओबेइंग द ब्रिटिश। तो देखिए एक तरह से देखिए आज भी ऐसे ही सिस्टम चल रहा है कुछ, ठीक है। तो जुडिशियल देखिए आप जानते हो न्यायपालिका वगैरह बनाई गई, ठीक है, उस समय न्यायपालिका बनाई गई, कोर्ट्स बनाए गए। तो अंटिल द ब्रिटिश अराइव्ड इन इंडिया द जुडिशियल सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन द रिलीजियस शास्त्र फॉर द हिंदूज एंड द शरिया लॉ फॉर द मुस्लिम। पहले क्या होता था, हिंदुओं के लिए जो जुडिशियल न्याय प्रक्रिया थी वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग डिसाइड होती थी कि भाई शास्त्रों में ये लिखा है तो ये होना चाहिए। और मुस्लिम लोग जो थे शरिया के अकॉर्डिंग चलते थे, ठीक है। 1772 में क्या हुआ, जुडिशियल सिस्टम आया जहाँ पे अदालत को इस्टेब्लिश किया गया। हिंदू पंडित्स एंड मुस्लिम काजीज हेल्प द प्रिसाइडिंग ब्रिटिश जज इंटरप्रेट द लॉ। जो पंडितों की मदद ली गई, मुस्लिम काजीज़ की मदद ली गई, मतलब हर धर्म के धार्मिक गुरुओं की मदद ली गई इसे सेटअप करने में, रूल्स बनाने में। दीज कोर्ट्स ट्राइड बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, चाहे सिविल केसेस हो मतलब जैसे प्रॉपर्टी वगैरह के केसेस, या फिर क्रिमिनल केसेस हो। क्रिमिनल केसेस के बारे में आप जानते हो, मर्डर वगैरह। तो द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड रूल ऑफ लॉ, ठीक है, जिसमें उन्होंने इन लोगों की, फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, रूल ऑफ लॉ, भारत में लॉ का रूल स्थापित किया। एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, और उसका सिद्धांत था कि सभी लोग लॉ के सामने समान थे, ठीक है। हालांकि ऐसा काफ़ी जगह देखने को नहीं मिलता था उस समय भी, लेकिन था ऐसा, उन्होंने क्लेम किया। इन 1865 3 हाई कोर्ट्स वर क्रिएटेड इन कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। एट द लोकल लेवल्स, मतलब 3 हाई कोर्ट बनाए गए। कब बनाए गए, 1865 1865 में, याद कर लीजिएगा इसे। एट द लोकल लेवल्स, लोकल लेवल पर अ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, रजिस्टर्स कोर्ट्स एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स वर इस्टेब्लिश्ड। तो देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है, और सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, सब इस्टेब्लिश किया गया। So class, with this we come to end of this lecture. I hope you liked it. If you have any problem, any doubt, then you can ask me at the doubt section of School Log app. एक चीज़ जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे जो वर्ड भी, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख रहे हो, ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स प्रिपेयर करने हैं। अभी जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अलॉन्ग विद दिस कुछ नोट्स मैं निशान लगा दूँगा बुक पे, और आपको एक PDF अटैच कर दूंगा 1-2 दिन में, तो आप उससे पूरा अपना नोट्स तैयार कर सकते हो, ठीक है। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस लेक्चर। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे डाउट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।